हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th, सब्जेक्ट ड्राइंग एंड पेंटिंग, चैप्टर 11, समकालीन आधुनिक भारतीय कलाकारों के चित्र। आज हम चैप्टर 11 की पेंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको 3 पेंटिंग्स के बारे में बताया था। आज मैं उससे आगे की पेंटिंग्स के बारे में आपको पढ़ाऊंगी। ये पेंटिंग्स है, फर्स्ट पेंटिंग है मदर टेरेसा, दूसरी पेंटिंग है गपशप और तीसरी पेंटिंग है शब्द और प्रतीक। तो चलिए आज हम पहली पेंटिंग के बारे में जान लेते हैं, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा किसकी पेंटिंग है? मदर टेरेसा मकबूल फिदा हुसैन चित्रकार द्वारा बनाई गई है। माध्यम कैनवास पर तैलीय रंग। संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। काल आधुनिक। ठीक है बच्चों, अगर आपको किसी भी पेंटिंग का सन अच्छे से याद है तो आप उसको लिखेंगे पेपर में, अदरवाइज नहीं। ठीक है, गलत लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है और आपका उसमें नुकसान ही है, उसका मार्क्स आपका कट जाएगा। ठीक है, तो इसकी विषय वस्तु क्या है मदर टेरेसा की, मतलब जो ये पेंटिंग बनी है किन विषयों को लेकर बनाई गई है, इसके सब्जेक्ट मैटर क्या है। इस कलाकृति द्वारा चित्रकार ने हमें यह संदेश दिया है कि हमें हमेशा दुखी और लाचार लोगों की सहायता करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, पहले इस पेंटिंग को जानने से पहले मदर टेरेसा जिस चित्रकार ने बनाई है मकबूल फिदा हुसैन, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। ये कौन है, कहाँ से है, कहाँ से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और कौन कौन सी इन्होंने पेंटिंग्स बनाई और किस विधा में, किस टेक्निक में इन्होंने कार्य किया है। ठीक है, तो मदर टेरेसा जो पेंटिंग है इसके आर्टिस्ट है मकबूल फिदा हुसैन। इनका जन्म 17 सितंबर 1915 ईस्वी को मध्य प्रदेश के पंढरपुर नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने आरंभिक शिक्षा इंदौर से ग्रहण की, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में प्रवेश लिया। ठीक है, किंतु परिस्थितिवश इसे कॉलेज को छोड़ना पड़ा। ठीक है, इन्होंने सिनेमा से जुड़े पोस्टरों की चित्रकारी भी की। सुनहरा संसार नामक चित्र मुंबई आर्ट सोसाइटी द्वारा 1947 में प्रदर्शित किया गया। ठीक है, और इसके बाद इनके कार्यों की कुछ सीरीज वाइज, मतलब श्रृंखलाबद्ध प्रदर्शनियां लगाई, जिनसे इन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। ठीक है, आरंभ में वे बसोली चित्र शैली से प्रभावित थे, इसलिए ये चटक व चमकीले विषम रंगों का प्रयोग अपने चित्रों में करते थे। बसोली में जो कलर लगाए गए हैं, जो वहाँ की कलर स्कीम है वो बहुत सुंदर है, गहरे और ब्राइट यानी कि चमकीले रंगों का वहाँ प्रयोग हुआ है। तो जो ये थे MF हुसैन, ये उसी बसोली शैली से प्रभावित कलाकार हैं। ठीक है, रामायण व महाभारत पर आधारित इनके चित्रों की श्रृंखला विश्व विख्यात है। मतलब महाभारत और जो रामायण के इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीरीज बनाई, मतलब बहुत सारे चित्र बनाए, मतलब श्रृंखला बनाई। ठीक है, इनके प्रमुख चित्र देख लेते हैं कौन कौन से। हिंसा, न्याय व निराशा को प्रदर्शित करते इनके चित्र हैं। मदर टेरेसा में इन्होंने प्रेम, आशा व करुणा को अभिव्यक्त किया है, जबकि ब्रिटिश राज पर आधारित श्रृंखला व्यंग्यात्मक बोध कराती है। इन्होंने खाड़ी युद्ध पर आधारित कुछ प्रसिद्ध चित्र बनाए हैं, जैसे द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड एंड स्प्लेश फ्रंट पेज आदि। ठीक है, हुसैन के चित्रों में पिकासो, ग्रीस व लेयर जैसे यूरोपियन चित्रकारों का प्रभाव दिखाई देता है। ये सब जो मैंने आपको नाम बताए हैं, पिकासो, ग्रीस व लेयर, कौन है ये वेस्टर्न आर्टिस्ट है, हमारे पश्चिम के आर्टिस्ट। ठीक है, साथ ही भारत की बसोली व जैन लघु चित्रों का भी प्रभाव इन पर दिखाई पड़ता है। इस तरह हुसैन द्वारा बने चित्र किसी एक शैली से संबंध नहीं रखते, बल्कि उनकी शैली समकालीन है।
इनकी कला की जड़ें अतीत से जुड़ी हुई हैं, परंतु सोच व शैली समकालीन व आधुनिक है, जिसमें मौलिकता साफ झलकती है। अब इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, देख लेते हैं बच्चों, जो एम.एफ. हुसैन थे उनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं। ठीक है, इनको भारत सरकार ने पद्मश्री, पद्म भूषण व पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। ठीक है, ये इनके इम्पोर्टेंट बातें थी। इनका जन्म कहाँ हुआ, इन्होंने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की, और इन्होंने किस टेक्निक में कार्य किया, और किस शैली का इन पर प्रभाव है, और ये किन किन आर्टिस्टों से प्रभावित थे, और इनकी फेमस पेंटिंग कौन कौन सी है, और इनको अवार्ड्स कौन से मिले। ठीक है, ये सब आप 4 से 5 पॉइंट याद रखेंगे इनके बारे में। अगर आपके एग्ज़ाम में आता है कि मदर टेरेसा पेंटिंग के बारे में बताइए, अगर आता है मदर टेरेसा पेंटिंग के बारे में बताइए, तो आप उस पेंटिंग के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा इसके आर्टिस्ट के बारे में भी लिखेंगे और फिर इस पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन देंगे। ठीक है, तो अब इस पेंटिंग को देख लेते हैं। ख्याति प्राप्त इस चित्र में विश्व प्रसिद्ध ममतामयी मदर टेरेसा तथा उनकी संस्थाओं द्वारा किए जा रहे मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण विभिन्न कार्य रूपों को इस पेंटिंग में, इस चित्र में दर्शाया गया है। नीले बॉर्डर वाली सफ़ेद साड़ी को चित्रकार ने इस तरह विस्तारित किया है, इस तरह से दिखाया है कि उसमें धर्म, जाति, नस्ल व रंग भेद जैसी विकृत भावनाओं से परे रंग रहित चेहरे का आभास होता है। इस साड़ी के, उस साड़ी के एक सिरे द्वारा अनाथ बेघर बच्चों का प्रतिनिधित्व करती एक बालिका को ममतामयी आश्रय प्रदान किया गया है। मतलब जो मदर टेरेसा थी वो बहुत ही भावुक लेडी थी। एक मतलब वो जो गरीब अनाथालय के बच्चे होते थे उनको बहुत उनकी सेवा करती थी, उनका बहुत ध्यान रखती थी। ठीक है, उस साड़ी का एक सिरा अनाथ बेघर बच्चों का प्रतिनिधित्व करती एक बालिका को ममतामयी आश्रय प्रदान किया गया है, तो दूसरी ओर एक बीमार को घुटने पर लेटे हुए दिखाया गया है। एक दाहिना हाथ उन्हें आशा, धैर्य तथा हिम्मत रखने का संकेत प्रतीत होता है। नीले बॉर्डर, पीली साड़ी वाली आकृति के साय में एक शिशु का लालन पालन तथा ममतामयी आंचल में जीवन की तमाम खुशियों का सार समेटे हरे रंग की पत्तियों को दिखाया गया है। ठीक है, इस तरह इस चित्र को चित्रकार ने 3 चरणों में बांटकर अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति दी है। ये पेंटिंग जो है ये तीन भागों में डिवाइड है। जैसे इसमें क्या है, इसमें ये दिखाया है, पहला जो भाग है उसमें एक छोटे बच्चे को गोद में लिए हुए दिखाया गया है। ठीक है बच्चों, और जो दूसरा भाग है इसमें एक गरीब और बीमार बच्चे को गोद में लेटे हुए दिखाया गया है। और जो तीसरा भाग है वो जो साड़ी का किनारा है मदर टेरेसा का, वो उसके सर पर एक बालिका को आश्रय दिए हुए दिखाया गया है। इसमें जो मदर टेरेसा ने वाइट कलर की जो साड़ी पहनी हुई है, जो बीच वाला पोर्शन है उसमें वाइट कलर की साड़ी और ब्लू कलर का किनारा इसमें दिखाया गया है। ठीक है, जो मदर टेरेसा है उसका फेस बहुत ही डार्क कलर का है, मतलब अंधेरे में दिखाया गया है। ठीक है, जो फीचर्स है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, केवल हाथ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये इस पेंटिंग की विशेषता थी। अभी हम बच्चों अब नेक्स्ट पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, गपशप। गपशप चित्र का नाम है, चित्रकार है नारायण श्रीधर बेंद्रे। माध्यम कैनवास पर तैलीय रंग। संग्रह ललित कला अकादमी नई दिल्ली। काल आधुनिक काल यानी कि समकालीन। ठीक है, अभी जो ये पेंटिंग है गपशप किसने बनाई है, ये बनाई है नारायण श्रीधर बेंद्रे ने। ठीक है,
इसकी विषय वस्तु क्या है बच्चों? यह कलाकृति गांव की 3 लड़कियों को दर्शाती है जो कि आम इंसान की श्रृंखला में आती है। यह कलाकृति गांव की रोजमर्रा जिंदगी से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए पहले इस आर्टिस्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कौन है, कहाँ से शिक्षा प्राप्त की है, कौन कौन से इनके फेमस पेंटिंग है और किन आर्टिस्ट का इस पर प्रभाव है, कहाँ से ये प्रेरित होकर इन्होंने चित्रण कार्य शुरू किया और कौन सा इनको अवार्ड्स मिला है। ठीक है, चित्रकार का नाम है NS बेंद्रे, यानी कि नारायण श्रीधर बेंद्रे। इनका जन्म इंदौर में 21 अगस्त 1910 को हुआ था। इन्होंने आगरा विश्वविद्यालय, अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से स्नातक तथा इंदौर स्कूल ऑफ आर्ट से कला में डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद बड़ौदा विश्वविद्यालय में कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। ठीक है, ये कहाँ से शिक्षा प्राप्त की? इंदौर स्कूल से पढ़ी। ठीक है, और उसके बाद बड़ौदा विश्वविद्यालय में इन्होंने क्या किया? टीचिंग की। वहाँ पर बड़ौदा स्कूल से क्या किया इन्होंने? वहाँ पर इन्होंने पढ़ाया, यानी कि अध्यापन कार्य किया इन्होंने, वहाँ पर टीचिंग की। ठीक है, आगे क्या है देख लेते हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में यूरोपियन अकादमी परंपराओं को वेस्टर्न आर्ट से जुड़े हुए हैं। भारतीय लघु चित्रों की ताजगी, बंगाल शैली की सुघड़ता, आकार की सहजता तथा सेजान व गोगिन की रंग विषमता को समाहित किया है। ये किससे प्रभावित थे? ये सेजान और गोगिन जो वेस्टर्न आर्टिस्ट हैं उनका इन पर प्रभाव था। ठीक है, आगे क्या है इसमें? इन्होंने ग्वास, पेस्टल रंग तकनीक चित्रकारी में वैशिष्ट्य यानी कि प्रसिद्धि प्राप्त की है। ठीक है, और इन्होंने ज्यामितीय आकारों में गहरे रंगों का प्रचलन शुरू किया, जिससे इन्होंने अपनी कृतियों में की पेंटिंग कौन कौन सी है? थ्रोन, बफेलो एंड ए क्रेन एंड विंड फ्रोम में प्रदर्शित किया है। घनवाद को प्राथमिकता देकर ये अपने द्विआयामी कैनवास पर त्रिआयामी प्रभाव प्रकट करना चाहते थे। 2D से ये 3D की पेंटिंग, 2D से 3 इफेक्ट ये अपनी पेंटिंग में लाते थे। बच्चों, इनके चित्रों की जो विशेषता है NS बेंद्रे की, वो क्या है? आप इनकी कोई सी भी पेंटिंग देख लीजिएगा, इनके जो फेस है वो गोल है और एक चश्मा इन्होंने फेस बनाए हुए हैं इस पेंटिंग में, और लंबे लंबे हाथ पैर इनके चित्रों की विशेषता है। ठीक है, इस पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन क्या है? यह एक खड़ी चित्र कला श्रृंखला है जिसमें गांव की 3 लड़कियां जमीन पर अपने अपने घड़ों को रखकर गप्पों में व्यस्त है, यानी कि बातें करने में लगी हुई है। यह सब एक तालाब के पास का दृश्य है। पीछे की ओर गर्मी के रंग लगाए गए हैं, जैसे मिट्टी के रंग के धब्बे स्वतंत्रता से लगाए गए हैं। गांव को सलेटी तथा हल्के सफ़ेद रंग से पीछे की ओर दिखाया गया है। हल्का हरा रंग तथा भूरा रंग जमीन पर लगा है। लड़कियां लंबी और पतली हैं जो केवल साड़ी पहने हुए हैं, जैसे कि आदिवासी लड़कियां हो। ठीक है, इस तरह से इन्होंने साड़ी को लपेट रखा है, इस तरह से पहन रखी है कि आदिवासी लड़कियां हो, ऐसा देखने से प्रतीत होता है। भारतीय लाल रंग के धब्बे चित्र संयोजन को जीवित बना रहे हैं। लड़कियों के केस के पतले लंबे जूड़े बने हैं, जो इनके बाल है बहुत ही पतला सा जूड़ा बनाया हुआ है इन्होंने पीछे की तरफ। बच्चों, ये पेंटिंग का वह डिस्क्रिप्शन होता है, वही इसकी विशेषता होती है। बस आपको ये देखना है कि ये पेंटिंग किस शेप में बनी है, इसमें कितनी फिगर्स बनी है, कौन कौन से फीचर्स हैं, और पृष्ठभूमि में यानी कि बैकग्राउंड का और फोरग्राउंड का कलर आपको नोटिस करना है, और उन्होंने जो वेशभूषा, उनके जो वस्त्र हैं वो क्या पहने हैं, उनका कलर क्या है, वहाँ की वनस्पति कैसी है, बस यही सब तो आता है इसमें डिस्क्रिप्शन में। ठीक है,
अब बच्चों हमारी जो इस चैप्टर की लास्ट पेंटिंग है वो है शब्द और प्रतीक। ठीक है, इसकी हमारी जो लास्ट पेंटिंग है वो है शब्द और प्रतीक। ये पेंटिंग किसकी है? शब्द और प्रतीक। हमारी जो पेंटिंग है शब्द और प्रतीक लास्ट पेंटिंग है, इसके आर्टिस्ट हैं ये तो पेंटिंग का नाम है शब्द और प्रतीक, चित्रकार है केसीएस पणिक्कर। माध्यम बोर्ड पर तैलीय रंग, यानी कि हार्ड बोर्ड पर ये पेंटिंग बनी हुई है। संग्रह क्या है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। काल क्या है? आधुनिक समकालीन। समय 1936 ईस्वी। ठीक है, इस पेंटिंग का जो आर्टिस्ट है केसीएस पन्नीकर, ये एक ऐसे चित्रकार थे जिन्होंने अपने कला चित्रों में आध्यात्मिकता और अमूर्त चीज़ों को, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को चित्रित करने का प्रयास किया। उन्होंने 1960 के दशक में अपने चित्रों के माध्यम से भारत के लोगों का परिचय आध्यात्मिक तथा अमूर्त के ज्ञान से करवाया। यह समय वह था जब भारतीय कलाकार पश्चिमी कलाकारों के प्रभावों में थे, किंतु कुछ भारतीय कलाकारों, जिनमें पणिक्कर भी शामिल थे, ने अपने अथक प्रयासों से इस अभाव से मुक्त रहकर अपनी एक अलग ही आदर्श पहचान बनाई। वे अपने चित्रों में उज्ज्वल और चमकीले रंगों का प्रयोग करते थे। पणिक्कर ने अपनी रचनाओं में सुलेखन और प्रतीकों के प्रयोगों का बढ़ावा दिया। जो इनकी पेंटिंग है ना वो सारी सिंबल टाइप में बनी है, मतलब प्रतीकों का इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया। मतलब कोई फुल फिगर, कोई रियलिस्टिक वर्क नहीं किया इन्होंने सारी जो सिंबॉलिक पेंटिंग है इनकी। ठीक है, केसीएस पन्नीकर कोयम्बटूर में पैदा हुए थे, इसलिए केरल और तमिलनाडु से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए वे वहाँ के प्राकृतिक दृश्यों से प्रभावित थे, इसलिए अपने आरंभिक जीवन में उन्होंने प्राकृतिक दृश्यों को ही चित्रित किया था। 1918 ईस्वी में उन्होंने मद्रास ललित कला समिति में अपनी वार्षिक प्रदर्शनी का आयोजन किया। 1936 से 40 के दौरान वे कला और शिल्प विद्यालय चेन्नई में कार्यरत रहे। 1941 ईस्वी में पणिक्कर ने चेन्नई व दिल्ली में एकल प्रदर्शनी का आयोजन किया। 1944 में इन्होंने प्रोग्रेसिव पेंटर एसोसिएशन की स्थापना की। पैक ग्रुप की स्थापना की थी इन्होंने। ठीक है, 1954 ईस्वी में इन्हें पहला अंतर्राष्ट्रीय विस्तार मिला जब उनकी एक प्रदर्शनी लंदन व पेरिस में आयोजित की गई। 1957 ईस्वी में वे मद्रास के सरकारी कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य बने। 1966 में उन्होंने चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज की स्थापना चेन्नई में की। 1976 में उन्हें ललित कला अकादमी की ओर से सर्वोच्च पुरस्कार इंडियाज नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट दिया गया। ठीक है बच्चों, तो ये तो थी इनके जीवन की बायोग्राफी। अब इस पेंटिंग के बारे में जान लेते हैं जो शब्द और प्रतीक है। इस पेंटिंग के बारे में देख लेते हैं। शब्द और प्रतीक कला चित्रों की एक श्रृंखला का नाम है, यानी कि एक पेंटिंग का नाम है, जिसमें अनेक शब्दों, ज्यामितीय प्रतीकों तथा अन्य पारंपरिक जन्म कुंडलीय प्रतीकों का प्रयोग विभिन्न आकृतियों की रचना करने के लिए किया गया है। देखिए इनकी जो पेंटिंग है ये देखने में ऐसी लग रही है जैसी जन्म कुंडली होती है। ठीक है, केसीएस पणिक्कर ऐसे चित्रकार हैं जिन्होंने अपने चित्रों के माध्यम से लोगों को आध्यात्मिक और पारलौकिक ज्ञान से परिचय करवाया था। उन्होंने द्विआयामी सतह पर सुलेखन रेखाओं के जादुई प्रभाव का प्रयोग किया। उनका पूरा ध्यान मलयालम लिपि में रेखाओं की लयबद्धता को बड़ी कुशलता के साथ इस तरह प्रस्तुत करने पर था कि एक ज्यामितीय चिन्ह अथवा प्रतीक की रचना हो सके। पणिक्कर ने कला चित्रों की सतह पर अलग अलग आकृतियों के लिए विभिन्न विरोधी रंगों का प्रयोग किया था। पणिक्कर ने इस शब्द और प्रतीक नामक कला चित्रों की श्रृंखला की शुरुआत दो तथ्यों से पूरी तरह संतुष्ट होकर की थी। पहला विषयगत मौलिकता व सतह पर सुलेखन का जादुई प्रभाव तथा दूसरा लयबद्ध रेखाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने
जो सुलेखन में चिन्हों की आकृति में बांधती है। आकृतिक छवि के सूचक किसी बड़े परिणाम वाली गातिक आकृति का निर्माण करते हैं, जिसमें सभी तरह के विभेद जो चिन्ह बनाते, छवि को धारण करते, अमूर्त के बीच जिसके द्वारा उन्होंने अध्यात्म और अमूर्त की एक अवस्था को प्रोजेक्ट किया। ठीक है, जिसमें सभी तरह के विभेद जो चिन्ह बनाते, छवि को धारण करते, मूर्त अमूर्त के बीच प्रकट करते, पणिक्कर के कला चित्र अपने आप में अनोखे हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इस पेंटिंग को ध्यान से देखेंगे। इसमें कलर्स कौन कौन से यूज हुए हैं, फिगर क्या बनी है, जो फिगर्स बनी है उनके फेस कैसे हैं, वनस्पति कैसी है, जो इसमें लेडी या पुरुष की फिगर बनी है उन्होंने वस्त्र कैसे पहने हैं, वस्त्रों का कलर कैसा है, अलंकारिक है क्या है। ठीक है, तो आप ये सब जरूर पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, और बच्चों जो मैंने आपको इसके डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा आर्टिस्ट के बारे में बताया है वो सब आप लोग कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक